गुड मॉर्निंग गाइज। इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था अच्छी स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके बाद सेकंड पॉइंट आता है आपका निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम लोग इसका देखेंगे निरक्षीय स्थिति में। सेकंड पॉइंट है आपका निरक्षीय स्थिति में ब्रॉड ऑन पोजीशन, ब्रॉड ऑन पोजीशन। तो इसके पहले वाली वीडियो में बता रखा है आपको दो स्थितियां हैं इसकी, एक अच्छी स्थिति एक निरक्षीय स्थिति। अच्छी स्थिति इसके पहले वाली वीडियो में हो चुकी है। इसके बाद निरक्षीय स्थिति हम आपको बताने जा रहे हैं। देखो इसमें क्या होता है, एक वैद्युत द्विध्रुव होता है, वैद्युत द्विध्रुव। ये मान लेते हैं ए भी एक कोई वैद्युत द्विध्रुव है। यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है। ये आपकी टोटल दूरी होती है यहाँ से यहाँ तक का 2l, लेकिन हम लोग इसको हाफ हाफ कर लेंगे। तो मान लेते हैं कि ये इतनी l हो जाएगी और ये इधर इतनी l हो जाएगी। इसके निरक्ष परिस्थिति या ऊर्ध्व परिस्थित पॉइंट P, ये आपका कोई पॉइंट P है। इस P पॉइंट पर हमें वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इस माइनस क्यू आवेश वाले को बिंदु P से मिलाएंगे। इसके बाद बिंदु P को प्लस क्यू आवेश से मिलाएंगे इस टाइप से। ये जो दूरी हो जाएगी ये मध्य बिंदु R, ये R मान लेते हैं हम लोग। इसका ये माध्य बिंदु मानते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का दूरी L है, ठीक है। अब देखो हमें बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है जो कि निरक्षीय या ऊर्ध्व स्थिति में। अब देखो ये आपका इतना L हो जाएगा, ये R है, ये टोटल ये मध्य बिंदु आपका हो जाएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग ये कर्ण बन जाएगा। तो कर्ण का हम लोग निकालेंगे मान कितना होगा, तो कर्ण का मान निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग। तो पाइथागोरस प्रमेय होती है आपका कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर। तो ये आपका आधार हो जाएगा, ये आपका लंब हो जाएगा। तो ये निकल के आ जाएगा इसका मान √r² प्लस का l²। इधर भी इसका यही मान निकल के आ जाएगा √r² प्लस का l²। ये आपका मान निकल के आ जाएगा। अब देखो ये बिंदु P पर अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है कौन से डायरेक्शन में कैसा होगा। अब देखो हमने तुम्हें बताया था ये प्लस क्यू आवेश है। प्लस क्यू आवेश के कारण जो बिंदु P पर होगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो बाहर की ओर होगी। हम इसको मान लेते हैं कि बाहर की ओर होगी, ये E1 हो जाएगी। अब क्या होगा, अब माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो हम मान लेते हैं, वो देखो माइनस साइन है या माइनस चार्ज है, इस वजह से बिंदु P पर ये क्षेत्र की तीव्रता अंदर की ओर होगी। इसको मान लेते हैं ये E2 है। अब देखो E1 के दो कंपोनेंट हो जाएंगे यानी कि दो घटक हो जाएंगे और E2 के दो घटक हो जाएंगे। तो E1 का घटक एक हो जाएगा ऊर्ध्व घटक, दूसरा घटक क्षैतिज घटक हो जाएगा। तो ऊर्ध्व घटक आपका हो जाएगा ये E1 साइन थीटा। इसके बाद इसी का क्षैतिज घटक हो जाएगा आपका E1 कॉस थीटा। अब E2 है, E2 का ऊर्ध्व घटक आपका हो जाएगा E1 साइन थीटा, सॉरी E2 साइन थीटा। और जो क्षैतिज घटक है ये आपका हो जाएगा E2 कॉस थीटा। ये आपका एंगल बन जाएगा थीटा। तुमने क्या बताया आपको कि बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं एक E1 हो जाएगी एक E2 हो जाएगी। E1 हो जाएगी आपकी प्लस क्यू आवेश के कारण, E2 हो जाएगी आपकी माइनस क्यू आवेश के कारण। तो हम लोग देखो अब माना कैसे लिखेंगे। माना ये लिखेंगे कि माना एक कोई वैद्युत ध्रुव आवेश या कहेंगे वैद्युत द्विध्रुव किसी ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक कैपिटल K है। तो हमने क्या बताया, माना एक वैद्युत द्विध्रुव
किसी ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक कैपिटल के है। बिंदु P पर, अब ये बिंदु P कहाँ पर है? निरक्ष पर। हम लोग कहेंगे निरक्ष बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हमने लिखेंगे माना एक वैद्युत द्विध्रुव किसी ऐसे माध्यम में रखा है, किसी ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक कैपिटल के, जिसका परावैद्युतांक कैपिटल के है, निरक्ष या ऊर्ध्व पर स्थित कोई बिंदु कैपिटल P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तुमने क्या बताया? माना एक वैद्युत द्विध्रुव किसी ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक कैपिटल के, निरक्ष या ऊर्ध्व पर स्थित कोई बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब देखो आपकी यहाँ पर तीव्रताएं दो हो जाएंगी, एक तो प्लस Q आवेश के कारण E1, दूसरी माइनस Q आवेश के कारण E2। तो सबसे हम पहले क्या करेंगे, लिखेंगे प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको हमने माना है E1, तो ये हो जाएगा E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के क्यू अपान। अब देखो ये जो दूरी हो जाएगी यहाँ Q है, प्लस Q आवेश के कारण E1 है, तो ये डिस्टेंस ही लिया जाएगा। डिस्टेंस जो है आपकी ये अंडर रूट R स्क्वायर प्लस का L स्क्वायर, इसका स्क्वायर, क्योंकि ये लिखा जाता है आपका फार्मूला कूलाम के नियम के अकॉर्डिंग। कूलाम का नियम होता है आपका F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। लेकिन वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई थी किसी बिंदु पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर, तो R के स्थान पर लिखा यहाँ पर अंडर रूट R स्क्वायर प्लस का L स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो क्या होगा, ये होल स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, तो क्या निकल के आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के क्यू अपान ब्रैकेट में आ जाएगा R स्क्वायर प्लस का L स्क्वायर। तो आपके पास E1 का मान प्राप्त हो गया, E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपान R स्क्वायर प्लस का L स्क्वायर। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आगे देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। पहले देखो हमने निकाला प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर, अब निकालेंगे माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये इसको हमने माना है E2, तो ये आपका हो जाएगा E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के क्यू अपान R का मान भी यही आपका आ जाएगा R स्क्वायर प्लस का L स्क्वायर, ये अंडर रूट के अंदर इसका होल स्क्वायर। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, ये होल स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा अंडर रूट, तो ये E2 बराबर आ जाएगा आपका
1/4πε0 इंटू के क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर। यही देखो आपके पास E1 का मान प्राप्त हुआ था, यही आपका E2 का मान प्राप्त हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब निकालेंगे बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कहेंगे बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये आपका हो जाएगा E बराबर मान लेते हैं E1 cos थीटा प्लस का E2 cos थीटा। अब हमें देखो E1 का मान पता है, E2 का मान पता है, लेकिन cos थीटा कैसे निकल के आए। अब सबसे पहले cos थीटा निकालेंगे, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आ गई हमारे पास, E बराबर E1 cos थीटा प्लस का E2 cos थीटा। अब देखो cos थीटा का मान निकालेंगे हम लोग। अब cos थीटा का मान कैसे निकालेंगे, ये परपेंडिकुलर है तो हम लोग निकाल लेंगे इससे cos थीटा। तो cos थीटा निकालेंगे, cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण, आधार आपका ये हो जाएगा L, कर्ण आपका ये हो जाएगा। तो एक cos थीटा बराबर निकल के आ जाएगा L अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर। अब मान रख देंगे E बराबर E1 cos थीटा प्लस का E2 cos थीटा। E1 का मान रख दो, E1 बराबर क्या आया था 1/4πε0 इंटू के क्यू अपान ब्रैकेट में आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर। अब cos थीटा का मान, cos थीटा का मान आया है आपके पास L अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर। ये आपका मान हो गया E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा का मान, E2 का मान आया था आपके पास 1/4πε0 के इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर। अब cos थीटा का मान है आपके पास L अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर। अब देखो हम लोग इसको 1/2 लिख सकते हैं, क्योंकि अंडर रूट लगा है तो हम लोग क्या करें 1/4πε0 के इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर, इसकी एक पावर है इंटू एल, इसको लिखेंगे हम लोग आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर 1/2 पावर इसकी हो जाएगी, क्योंकि अंडर रूट को 1/2 लिख देते हैं पावर में, प्लस 1/4πε0 के क्यू, ये आपके पास है आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर इंटू एल, इसको लिख देंगे हम लोग आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर का पावर 1/2। अब देखो ये और ये दोनों सेम है तो पूरा कॉमन कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट। अब क्या करेंगे हम लोग E बराबर पूरा कॉमन कर लेंगे 1/4πε0 इंटू के क्यू एल, यहाँ पर आपका था आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर की पावर 1, यहाँ पर था आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2, यहाँ से कॉमन आएगा तो यहाँ बचे 1 प्लस का 1 इंटू में, ये आपका हो जाएगा ऊपर E बराबर 2 क्यू एल, ये 112 हो जाएगा अपान में 4πε0 इंटू के, ये देखो एक पावर है, ये 1/2 पावर है, इनको जोड़ देंगे तो ये आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर। देखो ये आपकी आधार समान है तो ये घाते भी जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस का 1/2। ये आएगा E बराबर 2QL अपान 4πε0 इंटू के,
ये आएगा आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर। अब 1 और आधा जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 1.5 यानी कि 3/2। ठीक है, अब क्या करेंगे देखो, E बराबर इसको लिखे हम लोग Q इंटू 2L, क्योंकि Q इंटू 2L होता है P, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर की पावर 3/2। अब देखो Q इंटू 2L आपका हो जाएगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q इंटू 2L। जहां Q इंटू 2L लिखा है वहां पर लिख देंगे P। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। तो लास्ट स्टेप क्या आया, E बराबर Q इंटू 2L अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। E बराबर 2QL अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर की पावर 3/2। अब हम लोग बताया था अभी आपको P बराबर Q इंटू 2L, इसके स्थान पर P रख देंगे तो E बराबर आ जाएगा P अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर की पावर 3/2। अब कहेंगे हम लोग R का मान L की अपेक्षा बहुत बड़ा है, तो हम लिखेंगे R इज ग्रेटर देन L। तो हम लोग कहेंगे R की तुलना में L का मान बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, अर्थात L को छोड़ने पर, L को छोड़ने पर तो क्या आया, E बराबर P अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। तो R का मान L की अपेक्षा बहुत बड़ा है, तो हम लोग क्या करेंगे, R की तुलना में L का मान बहुत छोटा है, अर्थात L को छोड़ने पर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। अब क्या करेंगे, L को छोड़ देंगे, क्योंकि L का मान R की अपेक्षा बहुत ही छोटा है। E बराबर ये आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के P अपान ये आपका हो जाएगा आर स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये बाई 2 से स्क्वायर कट जाएगा, तो ये आएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू P अपान ये बचेगा आपके पास R³। अब देखो K ये आपका परावैद्युतांक है, यानी कि परावैद्युत माध्यम है, तो हम कहेंगे यहाँ पर परावैद्युत मानेंगे कि परावैद्युतांक वायु या निर्वात है, तो कहेंगे वायु अथवा निर्वात के लिए, वायु अथवा निर्वात के लिए परावैद्युतांक कैपिटल K का मान, परावैद्युतांक कैपिटल K का मान ये हो जाता है 1, तो K के स्थान पर 1 रख देंगे, तो ये आ जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P अपान R³। यही आपका होता है निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मात्रक हो जाएगा आपका न्यूटन प्रति कूलम। अब क्या करेंगे, अगले स्टेप में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान रख देंगे, 9 × 10⁹ E बराबर 9 × 10⁹ इंटू P अपान R³ न्यूटन प्रति कूलम। ये आपका हो जाएगा निरक्षीय स्थिति में
किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इसके बाद आपकी अगली हेडिंग है एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म पर बल। अगली हेडिंग है आपकी एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण। देखो हम लोग क्या करेंगे, एक वैद्युत द्विध्रुव लेंगे, इसको किसी एंगल पर रखेंगे, मान लेते हैं थीटा एंगल पर। ये आपका माइनस क्यू चार्ज है, ये आपका प्लस क्यू चार्ज है, ये जो दूरी होगा ये 2l होगा। अब मानेंगे कि ये वैद्युत क्षेत्र बाएं से दाएं की ओर है, इस टाइप से वैद्युत क्षेत्र को वैद्युत बल रेखाओं द्वारा निरूपित किया गया है, इस टाइप से। ये मान लेते हैं कि ये थीटा एंगल पर रखा है वैद्युत द्विध्रुव, ये थीटा एंगल है आपका, इसका जो दूरी है आपका 2l हो जाएगा। अब देखो क्या कह रहा है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण। सबसे पहले हम लोग बताएं बलयुग्म क्या है। अब देखो कहेंगे कि कोई वैद्युत द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा है तो वैद्युत क्षेत्र के कारण इस पर एक बल कार्य करता है, इस बल को ही बल आघूर्ण या बलयुग्म कहते हैं। अब देखो ये इसको जब संरक्षित करेगा, मतलब एक लाइन में लाने का प्रयास करेगा, तो ये आपको F इधर की ओर आगे की ओर कार्य करेगा और इधर F पीछे की ओर कार्य करेगा बल, क्योंकि वैद्युत ध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा जाएगा तो इस पर एक बल कार्य करेगा। और बल क्यों कार्य करेगा, क्योंकि इसको एक रेखीय या संरक्षित करने के लिए या संरेखित करने के लिए एक समान वैद्युत क्षेत्र में लाने का प्रयास करेगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। अब देखो इसमें माना कैसे लेंगे, माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव या वैद्युत द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए रखा है। इसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल E है और जो वे बल हैं ये आपका F आगे की ओर तथा जो कैपिटल F है ये पीछे की ओर संरक्षित करने के लग रहा है। माना एक वैद्युत द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र में ये वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण बनाते हुए रखा है। इसकी क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल E, क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल E है। अब जो क्या करेंगे, ये क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल E हो जाएगी। अब क्या करेंगे, ये मान लेते हैं प्लस की वजह से ये दूरी हो जाएगी,
ये दूरी। अब देखो जो बलयुग्म कार्य करेगा, ये बलयुग्म मान लेते हैं टॉर्क कार्य करता है, टॉर्क। तो टॉर्क बराबर हो जाएगा एक बल इंटू दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच लंबवत दूरी। अब देखो दूरी हमें तो ये पता नहीं, क्योंकि ये दूरी चाहिए, यही लंबवत दूरी है, ये थीटा है, इसको मान लेते हैं ये आपका 2l है, तो ये भी 2l हो जाएगा। तो हम लोग इसमें साइन थीटा निकालेंगे, तो साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा आपका लंब बटे कर्ण। तो लंब का कार्य ये करेगा, इसको मान लेते हैं ए पॉइंट, इसको बी पॉइंट मान लेते हैं, ये आपका सी पॉइंट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका ए बी अपान ए सी। ए बी आपका है, ए बी ज्ञात करना है, ए सी आपके पास 2l है, तो इससे ए बी का मान क्या निकल के आ जाएगा, ए बी बराबर आ जाएगा 2l साइन थीटा। अब दोनों बलों की क्रिया रेखा यही आ जाएगा 2l साइन थीटा। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। तो आ जाएगा टॉर्क बराबर एक बल इंटू दोनों बलों के क्रिया रेखाओं के बीच लंबवत दूरी। तो लंबवत दूरी जो आ जाएगी वो आपकी आ गई 2l साइन थीटा। तो टॉर्क बराबर हो जाएगा एक बल F मान लेते हैं इंटू जो क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी हो जाएगी 2l साइन थीटा। अब क्या करेंगे, F बराबर हम लोग रख देंगे Q इंटू ई। तो टॉर्क बराबर हो जाएगा Q इंटू ई इंटू 2l साइन थीटा। अब देखो Q इंटू 2l इसको बना देंगे, ये Q इंटू 2l इसको, और इंटू ई साइन थीटा। तो Q इंटू 2l ये आपका बन जाएगा P, तो ये हो जाएगा P साइन थीटा। ये आपका आ गया बल आघूर्ण। इसका जो वेक्टर रूप होगा ये आपका आ जाएगा वेक्टर रूप टॉर्क वेक्टर बराबर P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, ये आपका हो जाएगा। अब देखो इसकी कई स्थितियां बनती हैं। एक तो बोलेगा कि वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के समांतर स्थिति, दूसरा स्थिति हो जाएगा आपका वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के लंबवत स्थिति में होगा, तीसरा पॉइंट हो जाएगा आपका वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के 180 कोण पर है। तो इसकी पहली कंडीशन करेंगे हम लोग, वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के समांतर स्थित है। पहली कंडीशन है आपकी वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के समांतर स्थित है, समांतर स्थित है या समांतर रखा है जो भी। तो आपका हो जाएगा थीटा बराबर 0 डिग्री। तो हम लोग क्या करेंगे, टॉर्क बराबर P साइन थीटा में रख लेंगे। तो ये आ जाएगा आपका टॉर्क बराबर PE साइन 0, यानी कि साइन 0 का मान 0 होता है, तो P इंटू 0 यानी कि 0। तो इसका मतलब है कि वैद्युत क्षेत्र वैद्युत द्विध्रुव पर कोई बलयुग्म कार्य नहीं कर रहा है। ठीक है। अब इसमें सेकंड कंडीशन आ जाएगी आपकी वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के लंबवत स्थित है। सेकंड कंडीशन है आपकी वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के
लंबवत स्थित है। इसमें हो जाएगा आपका थीटा और 90 डिग्री। अब यहां पर रख देंगे टॉर्क बराबर पी साइन थीटा में, थीटा के स्थान पर 90 डिग्री, तो टॉर्क बराबर आ जाएगा पी साइन 90। साइन 90 का मान आपके पास 1 होता है, तो P इंटू 1 यानी कि P टॉर्क बराबर P आ गया। इसका मतलब है कि जो वैद्युत बलयुग्म लग रहा है वो P लग रहा है लंबवत पर। तो वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के लंबवत स्थित है, तो वहाँ पर बलयुग्म कार्य करेगा P। इसके बाद आपकी तीसरी कंडीशन है वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के 180 कोण पर है। वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के 180 कोण पर है। वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के 180 डिग्री कोण पर स्थित है। ये आपकी तीसरी कंडीशन है। तो ये आएगा आपका थीटा 180 डिग्री। अब यहाँ पर रख देंगे टॉर्क बराबर पी साइन थीटा में, तो थीटा के अकॉर्डिंग रख देंगे पी साइन 180। साइन 180 आपके पास होता है 0, तो ये आपका आ जाएगा P, ये 0 बन जाएगा, तो टॉर्क बराबर आ जाएगा 0। इसका मतलब यहाँ भी बलयुग्म कोई नहीं कार्य कर रहा है वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत क्षेत्र के बीच। वैसे ही पहले वाली कंडीशन में था कि वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के समांतर स्थित था, तब भी वहाँ पर कोई बलयुग्म कार्य नहीं कर रहा था। ठीक है, इसके बाद आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। आगे वाले वीडियो में आपके न्यूमेरिकल रहेंगे। वीडियो को लाइक करें, इसके बाद सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।